तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी के बारे में, इसकी अपकमिंग मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 7 पार्ट हमें टोटल अब तक इस फ्रेंचाइजी में देखने को मिल चुके हैं और लास्ट मूवी 2023-24 के तकरीबन 30 के एंड में तकरीबन हमें देखने को मिली थी। और बाकी इसके बाद हमें अभी तक कोई और मूवी देखने को नहीं मिली है, तो 8वें पार्ट का सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट, आप वीडियो को कर दें लाइक। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आने वाली फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 8 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एक अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है जो हैस्ब्रो की ट्रांसफॉर्मर्स खिलौना श्रृंखला पर आधारित है और मुख्य रूप से इसकी बीस्ट वॉर्स ऑफ फ्रेंचाइज से प्रभावित है। ये ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला की 7वीं कड़ी है जो बम्बलबी 2018 की अगली कड़ी है। फिल्म का निर्देशन स्टीवन कैप्ले जूनियर ने किया है और इसकी पटकथा जॉबी हेरोल्ड, डार्नेल मेटायर, जॉश पीटर्स, एरिक होएबर और जॉन होएबर ने हेरोल्ड की कहानी पर आधारित लिखी है। माइकल बे एक बार फिर निर्माता हैं। इस फिल्म में एंथनी रामोस और डोमिनिक फिशबैक मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही रॉन पर्लमैन, पीटर डिंकलेज, मिशेल यो, पीट डेविडसन, लीजा कोशी, माइकला जाय रॉड्रिगेज, कोलमैन डोमिंगो, क्रिस्टो फर्नांडीज, टोंगाई चिरीसा और फ्रेंचाइजी के पुराने कलाकार पीटर कुलेन, जॉन डिमैगियो और डेविड सोबोलोव ने अपनी आवाज़ें दी हैं। 1994 में सेट की गई ये फिल्म पूर्व सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ नोआ डियाज और कलाकृति शोधकर्ता एलेना वॉलेस की कहानी बताती है, जो ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स को ट्रांसवार कुंजी नामक एक कलाकृति को खलनायक टेररकॉन्स से बचाने में मदद करते हैं। जनवरी 2019 में बम्बलबी की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता की घोषणा के बाद स्टूडियो ने इसके सीक्वल पर तेजी से काम शुरू कर दिया था। अगले वर्ष 2 और फिल्में विकास के चरण में थीं, जिनमें से एक 2020 में बीस्ट वॉर्स श्रृंखला पर आधारित थी। उसी वर्ष नवंबर में कैपल जूनियर को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा कुछ महीनों बाद 2021 में एक वर्चुअल प्रस्तुति के दौरान की गई, जिसमें इसे बम्बलबी और बीस्ट वॉर्स दोनों फिल्मों का मिश्रण बताया गया। फिल्म की मुख्य शूटिंग जून से अक्टूबर 2021 तक हुई, जिसमें लॉस एंजलिस, पेरू, मॉन्ट्रियल और न्यूयॉर्क शहर जैसे स्थानों पर फिल्मांकन किया गया। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स का प्रीमियर 27 मई 2023 को सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स में हुआ और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इसे 9 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली, जिनमें से कई ने इसे पिछली फिल्म बम्बलबी से कमतर बताया। इसने 195-200 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में कुल 441.7 मिलियन डॉलर की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया। कथानक ग्रहों को निगलने वाले ट्रांसफॉर्मर यूनिक्रॉन ने मैक्सिमल्स के गृह ग्रह पर हमला कर दिया। यूनिक्रॉन ने अपने दूत स्कर्स और टेररकॉन्स को ट्रांसवार्प कुंजी प्राप्त करने के लिए भेजा, जो समय और स्थान के माध्यम से पोर्टल खोल सकती है, जिससे यूनिक्रॉन ग्रहों को तेजी से निगल सकता है। मैक्सिमल नेता एपेलिंक ने यूनिक्रॉन द्वारा ग्रह को निगलने से पहले अन्य मैक्सिमल्स को ग्रह से भागने देने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। मैक्सिमल्स के नए नेता ऑप्टिमस प्राइमल उन्हें कुंजी के साथ पृथ्वी पर ले आए। सन 1994 में ब्रुकलिन में पूर्व सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ नोआ डियाज अपने बीमार भाई क्रिस का सहारा देने के लिए नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसका दोस्त रीक उसे एक पोर्श कार चुराकर बेचने के लिए मना लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह भेस बदलकर आया हुआ ऑटोबॉट मिराज है। इसी बीच संग्रहालय की इंटर्न एलेना वॉलेस मैक्सिमल प्रतीक वाली एक प्राचीन बाज की मूर्ति का अध्ययन कर रही होती है और गलती से उसे तोड़ देती है, जिससे अंदर छिपी चाबी मिल जाती है। चाबी से एक ऊर्जा स्पंदन निकलता है, जिसे ऑटोबॉट नेता ऑप्टिमस प्राइम महसूस करता है और आरसी और बम्बलबी सहित अन्य ऑटोबॉट्स को बुलाता है। नोआ की चोरी के प्रयास के दौरान मिराज से संपर्क होता है और उसे ऑटोबॉट्स के उस मिशन में शामिल कर लिया जाता है जिसमें चाबी को वापस लाना होता है, ताकि वे उसका उपयोग करके अपने गृह ग्रह साइबरट्रॉन लौट सकें। कुंजी के हस्ताक्षर से आकर्षित होकर टेररकॉन्स पृथ्वी पर आते हैं और संग्रहालय के बाहर ऑटोबॉट्स पर हमला करते हैं। इस संघर्ष में एलेना भी फंस जाती है। स्कर्स बम्बलबी को मार देता है, कुंजी चुरा लेता है और मैक्सिमल एराजोर के आने पर टेररकॉन्स पीछे हट जाते हैं।
एराजोर खुलासा करता है कि मैक्सिमल्स पृथ्वी पर छिपे हुए थे और स्कर्स के पास ट्रांसवार्प कुंजी का केवल आधा हिस्सा है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए 2 भागों में विभाजित किया गया था। प्राइम जोर देता है कि कुंजी को फिर से जोड़ा जाए ताकि ऑटोबॉट्स इसका उपयोग करके घर लौट सकें, जबकि नोआ पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त रूप से कुंजी को नष्ट करने की योजना बनाता है। एलेना को लगता है कि कुंजी का दूसरा भाग पेरू के एक गुप्त मंदिर में है। ऑटोबोट स्ट्रेटोस्फियर नामक मालवाहक विमान उन्हें पेरू ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात व्हील जैक से होती है, जो उन्हें मंदिर तक ले जाता है। हालांकि कुंजी का दूसरा भाग वहां नहीं मिलता। टेररकॉन्स फिर से हमला करते हैं और स्कर्स डार्क एनर्जॉन से एराजोर को दूषित कर देता है। इसके बाद ऑटोबॉट्स की मुलाकात प्राइमल और मैक्सिमल्स से होती है, जिन्होंने कुंजी का दूसरा भाग एक मानव जनजाति को सौंपा था, जिनके साथ वे सदियों से काम कर रहे थे। स्कर्स का प्रभाव एराजोर पर भी पड़ता है, जिसे प्राइमल अनिच्छा से एलेना को बचाने के लिए एराजोर के अनुरोध पर मार देता है। इस अफरा तफरी में नोआ कुंजी के दूसरे भाग को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन प्राइम उसे ऐसा न करने के लिए मना लेता है। स्कर्स उसे चुरा लेता है और फिर दोनों भागों को जोड़कर एक मीनार खड़ी करता है और यूनिक्रॉन के प्रवेश के लिए पृथ्वी के ऊपर एक पोर्टल खोल देता है। प्राइम और नोआ अपने ग्रह को यूनिक्रॉन से बचाने के लिए एक साथ काम करने पर सहमत होते हैं। ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स टेररकॉन सेना से लड़ रहे होते हैं। तभी नोआ और एलेना चुपके से कुंजी के पास पहुंच जाते हैं और एलेना द्वारा खोजे गए एक्सेस कोड का उपयोग करके उसे निष्क्रिय करने की योजना बनाते हैं। युद्ध के दौरान मिराज नोआ की रक्षा करते हुए स्कर्स द्वारा घायल हो जाता है, लेकिन अपने घायल शरीर को नोआ के लिए एक शक्तिशाली एक्सोसूट में बदल देता है ताकि वे एक साथ लड़ सकें। जब कुंजी एनर्जॉन से भरी घाटी को सक्रिय करती है तो बम्बल भी फिर से सक्रिय हो जाता है और ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स को युद्ध का रुख मोड़ने में मदद करता है। प्राइम स्कर्स को मार देता है, लेकिन इससे पहले कि स्कर्स पोर्टल को बंद होने से रोकने के लिए नियंत्रण कंसोल को नुकसान पहुंचाता है। प्राइम कुंजी को नष्ट कर देता है और पोर्टल को ध्वस्त कर देता है, स्वयं को बलिदान करने के लिए तैयार होता है, लेकिन नोआ और प्राइमल उसे विस्फोटित भंवर में खिंचने से बचा लेते हैं, जो शेष टेररकॉन सेना को नष्ट कर देता है और यूनिक्रॉन को फंसा हुआ छोड़ देता है। इसके बाद साइबरट्रॉन वापस लौटने में असमर्थ ऑटोबॉट्स पृथ्वी को अपना नया घर घोषित करते हैं और मैक्सिमल्स के साथ मिलकर इसकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। एलेना को पेरू में मंदिर की खोज के लिए सम्मान मिलता है, जबकि नोआ एक सुरक्षा नौकरी के लिए साक्षात्कार में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे वास्तव में गुप्त सैन्य संगठन जीआई जो में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है, जो क्रिस के स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाएगा। फिल्म के मध्य में दिखाए गए एक दृश्य में नोआ रीक से मिले कबाड़ पोस्ट के पुर्जों का उपयोग करके मिराज की मरम्मत करता है। रीक का दावा है कि ये सड़क पर चलने लायक नहीं है। नोआ रीक के सामने मिराज को रूपांतरित होने के लिए बुलाकर उसके दावे को गलत साबित करता है। ढालना मुख्य लेख। ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला के कलाकारों और पात्रों की सूची। इंसानों। एंथनी रामोस ने नोआ डियाज की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ है और ब्रुकलिन में अपने परिवार के साथ रहता है और उनका भरण पोषण करने की कोशिश करता है। डोमिनिक फिशबैक एलेना वॉलेस के रूप में। एक संग्रहालय में कलाकृति शोधकर्ता और प्रशिक्षु। टोबेन विग्वे रीक के रूप में नोआ का दोस्त, जो उसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के लिए राजी करता है। यह किरदार कैपल के एक आपसी सबसे अच्छे दोस्त पर आधारित था, जिसकी 2021 में फिल्मांकन से पहले मृत्यु हो गई थी। डीन स्कॉट वाजक्वेज क्रिस डियाज के रूप में नोआ का छोटा भाई, जिसे सिकल सेल रोग है। लूना लॉरेन वेलेज ब्रीना डियाज नूह और क्रिस की मां के रूप में। सारा स्टाइल्स जिलियन रॉबिन्सन के किरदार में। संग्रहालय में एलेना की बॉस, जो उसके काम का श्रेय खुद लेती रहती है। लेनी पार्कर ने सुश्री ग्रीन की भूमिका निभाई है, जो एक अस्पताल प्रशासक हैं और नोआ से क्रिस की नियुक्ति के भुगतान के बारे में पूछताछ करती है। एडन डेविन ने बिशप की भूमिका निभाई है, जो एक सुरक्षा प्रमुख है और नोआ के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर से बात करने के कारण नोआ के साथ नौकरी का साक्षात्कार रद्द कर देता है। लूकास हुआरांका ने अमरू की भूमिका निभाई है, जो एक ऐसे कबीले का वंशज है जिसने सैकड़ों वर्षों तक मैक्सिमल्स की मदद की थी। माइकल कैली एजेंट बर्ग के रूप में। जीआई जो के लिए एक गुप्त भर्तीकर्ता। लेस्ली स्टाल स्वयं के रूप में। वह 60 मिनट्स कार्यक्रम में एलेना का साक्षात्कार लेते हुए दिखाई देती हैं, जिसमें एलेना ने उन भूमिगत खंडहरों के बारे में बात की है
जिनकी खोज एलेना ने की थी। ट्रांसफॉर्मर पीटर कुलेन ऑप्टिमस प्राइम के रूप में। ऑटोबॉट प्रतिरोध के नेता जो एक लाल 1987 फ्रेट लाइनर FLA सेमी ट्रक में बदल जाते हैं। कैपल ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि फिल्म में ऑप्टिमस प्राइम का नकाबपोश चेहरा खुद कुलेन के बाद डिजाइन किया गया था। रॉन पर्लमैन ऑप्टिमस प्राइमल के रूप में। मैक्सिमल्स के नेता जो पूर्वी निचले इलाके के गोरिल्ला में बदल जाते हैं। फिल्म में चरित्र का पशु रूप 2017 की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट में शामिल करने के लिए चित्रित अप्रयुक्त अवधारणा कला पर आधारित था। पीटर डिंकलेज स्कार्स के रूप में। टेराकॉन्स के नेता और एक ट्रॉफी शिकारी जो एक काले पीटर बिल्ट 359 लॉगिंग सेमी ट्रक में बदल जाता है। मिशेल यो एराजोर के रूप में। एक मैक्सिमल योद्धा जो एक पेरेग्रीन बाज में बदल जाता है। पीट डेविडसन ने मिराज की भूमिका निभाई है जो एक ऑटोबॉट जासूस है जो होलोग्राम प्रोजेक्ट कर सकता है और एक सिल्वर ब्लू पोर्श 966 कैरेरा RS 3.8 में रूपांतरित हो सकता है और संक्षेप में एक फॉर्मूला 1 कार, एक लैम्बोर्गिनी काउंटाच, एक कचरा ट्रक और एक एक्सोसूट में भी रूपांतरित हो सकता है। डेविडसन ने मिराज की आवाज़ को जिम कैरी की द मास्क मीट्स बग्स बनी के रूप में वर्णित किया क्योंकि उसका व्यक्तित्व विद्रोही था। RC के रूप में लीजा कोशी एक ऑटोबॉट शार्प शूटर जो लाल सफ़ेद डुकाटी 916 मोटरसाइकिल में बदल जाती है। जॉन डिमैगियो स्ट्रेटोस्फीयर के रूप में एक ऑटोबॉट एयर सोल्जर जो फेयरचाइल्ड C-109 फ्लाइंग बॉक्सकार कार्गो प्लेन में बदल जाता है जो ऑटोबॉट्स को उनके वैश्विक साहसिक कार्य में परिवहन प्रदान करता है। डेविड सोबोलोव बैटल ट्रैप एक टेररकॉन प्रवर्तक जो 1980 के दशक के नारंगी GMC टॉप किक C7000 टो ट्रक में बदल जाता है। एपलिंक पूर्व मैक्सिमल नेता जो एक एल्बिनो पर्वतीय गोरिल्ला में बदल जाता है और अपनी बाहों पर वापस लेने योग्य ब्लेड रखता है। मिशेला जय रॉड्रिगेज नाइट बर्ड के रूप में। एक टेररकॉन निंजा जो निसान स्काईलाइन GTR R33 में बदल जाती है। क्रिस्टो फर्नांडीज व्हील जैक के रूप में। एक ऑटोबॉट वैज्ञानिक और मैकेनिक जो एक भूरे और सफ़ेद 1970 के दशक की वॉक्सवैगन टाइप 2 पैनल बस में बदल जाता है जबकि मैक्सिकन लहजे में बोलता है। टोंगाई चिरिसा चीटोर के रूप में। एक मैक्सिमल स्काउट जो दक्षिण पूर्व अफ्रीकी चीता में बदल जाता है। कोलमैन डोमिंगो यूनिक्रॉन के रूप में। एक दुनिया को निगलने वाला ग्रह के आकार का ट्रांसफॉर्मर जो टेररकॉन्स के स्वामी के रूप में कार्य करता है। ये द लास्ट नाइट में पहले से ही झलक मिलने के बाद चरित्र का पहला उचित लाइव एक्शन चित्रण है। गैर बोलने वाले पात्र। बम्बलबी एक ऑटोबोट स्काउट है जो 1970 के दशक की पीले काले रंग की शेवरले कैमारो में रूपांतरित हो जाता है जिसे बाद में ऑल टेरेन एक्सटेंशन से सुसज्जित किया जाता है। बम्बलबी एपिसोड में ब्लिट्सविंग द्वारा उसका स्वर यंत्र नष्ट कर दिए जाने के कारण वो केवल बीप की आवाज़ और पहले से रिकॉर्ड किए गए फिल्मी संवादों के माध्यम से ही संवाद कर सकता है। राइनॉक्स एक मैक्सिमल कमांडो जो दक्षिण मध्य काले गैंडे में बदल जाता है। हालांकि सोबोलो को इस किरदार के लिए श्रेय दिया गया था लेकिन राइनॉक्स ने अंतिम उत्पाद में बात नहीं की। स्वीप्स मकड़ी जैसे टेररकॉन्स की एक सेना। स्कर्स के शरीर में 2 अंतर्निहित हैं जिन्हें प्रचार सामग्री में फ्रीजर और नोवाकेन के रूप में पहचाना जाता है। स्कॉर्पोनॉक्स रोबोटिक बिच्छुओं की एक सेना है जिसे प्रचार सामग्री में प्रीडेकॉन्स के रूप में पहचाना जाता है। उत्पादन विकास। दिसंबर 2018 में जब ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी के भविष्य के बारे में पूछा गया तो निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने कहा कि एक और बड़ी ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म बनाई जाएगी और ये पहले बनी फिल्मों से अलग होगी। उन्होंने इस प्रक्रिया को विकास बताया और कहा कि अब रचना करने और उसमें बदलाव लाने की अधिक स्वतंत्रता है। उसी वर्ष बम्बलबी की सफलता के बाद उन्होंने कहा कि फिल्म से प्रेरित होकर श्रृंखला के लहजे और शैली में कुछ बदलाव किए जाएंगे। बम्बलबी के निर्देशक ट्रेविस नाइट ने कहा कि उनका लक्ष्य अपने एनिमेशन स्टूडियो लाइका में वापस लौटना है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास सीक्वल के लिए कुछ विचार हैं। जॉन सीना ने सीक्वल में अपनी भूमिका निभाने में रुचि व्यक्त की। लेखिका क्रिस्टीना हॉडसन ने कहा कि जानती हैं कि अगली फिल्म के साथ कहां जाना चाहती हैं। जनवरी 2019 के अंत में एक सीक्वल की घोषणा की गई। मार्च में डी बोनावेंटुरा ने पुष्टि की कि वे बम्बलबी सीक्वल के लिए एक स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे। जनवरी 2020 में पैरामाउंट पिक्चर्स कथित तौर पर 2 अलग-अलग ट्रांसफॉर्मर्स फिल्मों पर काम कर रही थी। एक जेम्स वैंडरबिल्ट द्वारा लिखित और दूसरी जॉबी हेरल्ड द्वारा लिखित। नवंबर में
स्टीवन कैपल जूनियर को हेरल्ड की पटकथा का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया। फरवरी 2021 में यह खुलासा हुआ कि फिल्म का वर्किंग टाइटल ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट अलायंस था, जो बीस्ट वॉर्स फ्रैंचाइजी के पात्रों के परिचय का संकेत देता था। जून में पैरामाउंट द्वारा आयोजित एक वर्चुअल इवेंट के दौरान डी बोनावेंटुरा और कैपल ने आधिकारिक शीर्षक ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स, जो बम्बलबी सीक्वल और बीस्ट वॉर्स फिल्म दोनों का मिश्रण था, का खुलासा किया और पुष्टि की कि इसमें मैक्सिमल्स, प्रीडेकॉन्स और टेररकॉन्स गुट का एक नया रूप दिखाया जाएगा। फिल्म का टोन और एक्शन टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1991 से काफी प्रभावित था। प्रीडाकॉन्स की घोषणा के बावजूद तैयार फिल्म में ऐसा कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया। अप्रैल 2023 के एक साक्षात्कार में डी बोनावेंटुरा ने कहा कि फिल्म की कहानी में 2007 की फिल्म से पहले ऑप्टिमस प्राइम के चरित्र का विकास दिखाया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे बम्बलबी की उसी नाम की फिल्म में दिखाया गया था। मई में कैपल ने कहा कि 2007 की फिल्म की घटनाओं को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन कहानी स्वतंत्र होगी और अंततः आपको बस इतना जानना है कि वे साइबरट्रॉन वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। माइकल बे एक बार फिर निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही पिछली फिल्म के निर्माता भी। डंकन हेंडरसन निर्माता के रूप में शामिल हुए, जो अग्नाशय के कैंसर से उनकी मृत्यु से पहले उनकी अंतिम फिल्म थी। ढलाई 2020 गैलेक्सीकॉन रिचमंड में कैलन पर्लमैन, 2022 में पीटर डिंकलेज, 2023 में डेविडसन ने, 2013 में कोशी ने, अगस्त 2017 में ये बात कही। फर्नांडेज 2023 में, रॉड्रिगेज 2020 में, येओह ने 2015 में, 2022 फीनिक्स फैन फ्यूजन में डिमैगियो कोलमैन, 2022 में ऊपर। पीटर कुलिन, रॉन पर्लमैन और पीटर डिंकलेज ने ऑप्टिमस प्राइम, ऑप्टिमस प्राइमल और स्कर्स को अपनी आवाज दी है। मध्य पीट डेविडसन, लीजा कोशी और क्रिस्टो फर्नांडीज ने मिराज, अर्सी और विलजैक को आवाज दी। नीचे माइकला जाय रॉड्रिगेज, मिशेल यो, जॉन डिमैगियो और कोलमैन डोमिंगो ने नाइटबर्ड, एयरजोर, स्ट्रेटोस्फियर और यूनिक्रॉन को आवाज दी है। अप्रैल 2021 में एंथनी रामोस को फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। उसी महीने बाद में डोमिनिक फिशबैक को रामोस के साथ मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। यह भी पता चला कि डार्नेल मेटायर और जॉश पीटर्स को हेरोल्ड की पटकथा को फिर से लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। अंततः हेरोल्ड, मेटायर, पीटर्स, एरिक और जॉन होएबर के साथ पटकथा लेखन का श्रेय प्राप्त हुआ, जिसमें हेरोल्ड को केवल कहानी लेखन का श्रेय मिला, जबकि केन नोलन, टोनी रेटनमायर, जूएल टेलर और वैंडरबिल्ट को पर्दे के पीछे अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री का श्रेय मिला। जून में अभिनेत्री लॉरेन वेलेज ने खुलासा किया कि सीक्वल में उनकी एक भूमिका है। उसी महीने पीटर कुलेन की फिल्म में ऑप्टिमस प्राइम के रूप में वापसी की पुष्टि हुई और एक हफ्ते बाद रॉन पर्लमैन को पावर ऑफ द प्राइम्स वेब सीरीज से ऑप्टिमस प्राइमल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की घोषणा की गई। जुलाई में रैपर टोबे निविग्वे ने खुलासा किया कि फिल्म में उनकी एक भूमिका है, जिससे उन्होंने फिल्म में पदार्पण किया। अक्टूबर 2022 में कैपल जूनियर ने खुलासा किया कि मिशेल यो और पीट डेविडसन फिल्म में क्रमशः एराजोर और मिराज को आवाज देंगे। 1 दिसंबर 2022 को वॉइस कास्ट के अतिरिक्त सदस्यों की घोषणा की गई, जिनमें फिल्म के खलनायक स्कर्स के रूप में पीटर डिंकलेज, महिला टेररकॉन नाइटबर्ड के रूप में माइकला जे रॉड्रिगेज, आरसी के रूप में लीजा कोशी, जिन्होंने बम्बलबी और रिवेंज ऑफ द फॉलन दोनों फिल्मों की वॉइस एक्ट्रेस ग्रे डेलाइल की जगह ली, व्हील जैक के रूप में क्रिस्टो फर्नांडीज और पिछली फिल्मों के वॉइस एक्टर जॉन डिमैगियो और डेविड सोबोलोव शामिल थे, जिन्होंने प्रत्येक अभिनेता के लिए दोहरी भूमिकाएं निभाईं। डिमैगियो ने स्ट्रेटोस्फियर को आवाज दी है, जो एक ऑटोबॉट है जो रिवेंज ऑफ द फॉलन की टॉय लाइन और 2009 से 2011 तक के डार्क ऑफ द मून वीडियो गेम से आया है, और ट्रांजिट को भी, जो एक डिसेप्टिकॉन है जो एक ट्रांजिट बस में बदल जाता है। हालांकि खराब टेस्ट स्क्रीनिंग परिणामों के कारण इस किरदार को अंतिम फिल्म से हटा दिया गया था, जबकि सोबोलोव बीस्ट वॉर्स एनिमेटेड श्रृंखला के एकमात्र कलाकार सदस्य होने के नाते ने टेररकॉन बैटल ट्रैप और मैक्सिमल राइनॉक्स दोनों को आवाज दी। हालांकि राइनॉक्स ने तैयार उत्पाद में बात नहीं की। कपल ने खुलासा किया कि आने वाले महीनों में वॉइस कास्ट के और सदस्यों के नाम सामने आएंगे और उन्होंने महर्शला अली को वॉइस ओवर देने में रुचि दिखाई। 6 अप्रैल 2023 को फिल्म की रिलीज से 2 महीने पहले टोंगई चिरिसा को
मैक्सिमल चीटोर की आवाज़ देने के लिए चुना गया। चीटोर के मूल वॉइस एक्टर इयान जेम्स कॉर्लेट ने उसी महीने बाद में चिरीसा को इस भूमिका के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। 27 अप्रैल 2023 को दूसरे ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कोलमैन डोमिंगो को यूनिक्रॉन की आवाज़ देने के लिए चुना गया। उसी जून में फिल्म की रिलीज से पहले सोबोलॉग ने खुलासा किया कि उनके पास प्राइमल से पहले मैक्सिमल लीडर एपेलिंक की एक तीसरी भूमिका भी है। एपेलिंक बीस्ट मशीन्स के बाद का एक किरदार है जो बॉटकॉन के लिए बनाई गई काल्पनिक कहानी से लिया गया है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में ट्रांसफॉर्मर्स का आधिकारिक वार्षिक सम्मेलन था। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 7 जून 2021 को लॉस एंजलिस में शुरू हुई। फिल्मांकन पेरू के कुछ हिस्सों जैसे माचू पिचू, कुस्को, तारापोटो और सैन मार्टिन, मॉन्ट्रियल, न्यू मैक्सिको, आइसलैंड और ब्रुकलिन में भी हुआ। 20 अक्टूबर को यह घोषणा की गई कि फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। डाक उत्पादन पिछली फिल्मों में इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक के बजाय ट्रांसफॉर्मर्स और बीस्ट वॉर्स के किरदारों के लिए फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स मूविंग पिक्चर कंपनी और वेटा एफएक्स द्वारा प्रदान किए गए थे। संगीत मुख्य लेख ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स साउंड ट्रैक जोंगनिक बॉन्टेम्स ने फिल्म का संगीत तैयार किया। इससे पहले उन्होंने कैपल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द लैंड में उनके साथ काम किया था। स्टीव जबलॉन्स्की और डारियो मारियानेली के बाद बॉन्टेम्स इस श्रृंखला के तीसरे संगीतकार हैं। संगीत की रिकॉर्डिंग 27 मार्च 2023 को वार्नर ब्रदर्स के ईस्टवुड स्कोरिंग स्टेज पर शुरू हुई। जबलॉन्स्की बाद में फिल्म के संगीत में शामिल हुए। संगीत में जबलॉन्स्की द्वारा ट्रांसफॉर्मर्स 2007 के लिए लिखे गए ट्रैक, विशेष रूप से अराइवल टू अर्थ और नो सैक्रिफाइस नो विक्ट्री, साथ ही विंस डिकोला के यूनिक्रॉन मेडले द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी 1986 से का संदर्भ दिया गया है। फिल्म की सेटिंग की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए कैपल ने पुष्टि की कि रैप समूहों वू टैंग क्लैन और ए ट्राइब कॉल्ड क्वेस्ट के ट्रैक दिखाए जाएंगे। 18 मई 2023 को टोबे विगवे और नैस द्वारा रचित और जैकब बैंक्स द्वारा अभिनीत गीत ऑन माई सोल को फिल्म के साउंड ट्रैक से एक एकल के रूप में रिलीज किया गया था। 7 जून 2024 को फिल्म की वर्षगांठ के लिए एक नया स्कोर एल्बम जारी किया गया, जिसमें बॉन्टेम्स के विचारों और मूल एल्बम के लिए रफ स्केच के साथ 8 नए ट्रैक शामिल थे। विपणन पैरामाउंट ने अप्रैल 2022 में अपने सिनेमाकॉन प्रस्तुति में फिल्म का एक सिजल रील दिखाया। 1 दिसंबर 2022 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। बीईटी के साथ एक साक्षात्कार में कैपल ने ट्रेलर के गीत द नोटोरियस बिग के जूसी के रीमिक्स को चुनने के अपने निर्णय पर चर्चा की। उन्होंने इसे बिल्कुल सही विकल्प बताया क्योंकि नोटोरियस बिग का एल्बम रेडी टू डाई 1990 के दशक में रिलीज हुआ था, जो कि फिल्म का समय है। उन्होंने आगे कहा कि नोटोरियस बिग की आवाज और उस युग में उनका जो महत्व था, फिल्म में उनके द्वारा किए जा रहे काम को काफी हद तक दर्शाता है। ट्रेलर ने अपने पहले 24 घंटों में यूट्यूब पर 238 मिलियन व्यूज प्राप्त किए, जो पैरामाउंट के इतिहास में किसी भी पिछले ट्रेलर से अधिक है, और उस 24 घंटे के चक्र में 2 एवेंजर्स एंड गेम 2019 ट्रेलरों और पहले स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 ट्रेलर के पीछे चौथे स्थान पर रहा। इसके अलावा ट्रेलर ने पहले सप्ताह में 494 मिलियन वैश्विक क्रॉस प्लेटफॉर्म व्यूज भी हासिल किए, जो उस सप्ताह रिलीज हुए अन्य फिल्म ट्रेलरों की व्यू संख्या से अधिक है, जैसे कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स का विश्व प्रीमियर 27 मई 2023 को सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स में हुआ और ये 9 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। ये आईमैक्स, डॉल्बी सिनेमा, 4DX और रियल डी 3D प्रारूपों में रिलीज हुई। फिल्म की प्रारंभिक रिलीज तिथि 24 जून 2022 से विलंबित हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म 6 जून 2023 दक्षिण कोरिया में से लेकर 22 जून 2023 ऑस्ट्रेलिया में तक विभिन्न तिथियों पर रिलीज हुई। फिल्म जापान में 4 अगस्त 2023 को रिलीज हुई। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 11 जुलाई 2023 को डिजिटल HD पर रिलीज हुई और 10 अक्टूबर 2023 को 4K अल्ट्रा HD ब्लूरे और DVD पर रिलीज हुई। फिल्म ने घरेलू बिक्री में $10.8 मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $157.3 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में
$284.3 मिलियन की कमाई की, जिससे इसकी वैश्विक कमाई $441.7 मिलियन हो गई। ये बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और फ्रेंचाइजी की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में राइज ऑफ द बीस्ट्स के शुरुआती सप्ताहांत में 3,673 सिनेमाघरों से 50-60 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 25.6 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें बुधवार और गुरुवार रात के पूर्वावलोकन स्क्रीनिंग से 8.8 मिलियन डॉलर शामिल थे, जो द लास्ट नाइट 2017 में 5.5 मिलियन डॉलर और बम्बलबी 2018 में 2.85 मिलियन डॉलर के कुल योग से अधिक था। इसने 60.5 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म की कमाई 67% गिरकर 20 मिलियन डॉलर हो गई और ये चौथे स्थान पर रही। इसके बाद इसने अपने तीसरे सप्ताहांत में 11.6 मिलियन डॉलर कमाए। फिल्म ने पेरू में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। अपने पहले सप्ताह में 6,165,943 कमाए और 10 अगस्त 2023 तक ये पेरू में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने एवेंजर्स एंड गेम को पीछे छोड़ दिया है और 62.6 मिलियन सोल से अधिक की कमाई के साथ साथ 3.7 मिलियन दर्शकों को भी आकर्षित किया है। IGN के मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 7 अंक देते हुए कहा कि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स ये साबित करती है कि बम्बलबी कोई संयोग नहीं था और ट्रांसफॉर्मर्स श्रृंखला आखिरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। RogerEbert.com की क्रिस्टी लेमायर ने फिल्म को 4 में से 2.5 सितारे दिए और इसे फ्रैंचाइज की अधिकांश फिल्मों से बेहतर बताया, लेकिन उन्होंने फिल्म में रोमांच की कमी और मानवीय किरदारों की बजाय एक्शन दृश्यों पर अधिक जोर देने की आलोचना की। स्क्रीन रेंट के ग्रीम गुटमैन ने फिल्म को 5 में से 2.5 सितारे देते हुए कहा, राइज ऑफ द बीस्ट्स में कुछ अच्छे पहलू हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक उन सामान्य हिस्सों से ढक जाते हैं जो पिछली 6 ट्रांसफॉर्मर्स फिल्मों में से किसी में भी फिट बैठते। रोलिंग स्टोन्स के क्रिस वॉगनर ने कहा, बीस्ट्स आपको कथानक के विस्तार पर ध्यान दिए बिना उसकी निरर्थक बातों को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करती है। बीस्ट्स हथौड़ों के डिब्बे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ाना है, लेकिन इसमें फास्ट एक्स जैसी घिसी पिटी व्यंग्यशीलता नहीं है। द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने फिल्म को 5 में से 1 रेटिंग दी और कहा, हे मनुष्यों, टॉयज आर अस सिनेमैटिक यूनिवर्स के सामने कापो। सहायक उपकरण अलग से बेचे जाते हैं, बैटरी, मनोरंजन और अर्थ शामिल नहीं है। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 सितारे देते हुए लिखा, डरने की कोई बात नहीं, पुराने जमाने का रोमांच जल्द ही एक और तेज तर्रार, धुंधले CGI आधारित एक्शन सीक्वेंस में बदल जाता है। दांव इससे कम नहीं हो सकते, रोमांच इससे कम स्पष्ट नहीं हो सकता। हमने पहले ही कितनी बार ये बहुत लंबे युद्ध दृश्य देखे हैं जिनमें कंप्यूटर द्वारा निर्मित मशीनें और या जीव एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को फाड़ देते हैं, जबकि ये घोषणा करते हैं कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा या कुछ ऐसा ही। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स को 2023 गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ समर 2023 ब्लॉकबस्टर ट्रेलर के लिए नामांकित किया गया था। इसे 2023 हॉलीवुड प्रोफेशनल एसोसिएशन अवार्ड्स में उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव फीचर फिल्म के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। बॉन्टेम्स को 14वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ साइंस फिक्शन फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था, लेकिन ये अवतार द वे ऑफ वाटर से हार गई। भविष्य फरवरी 2022 में पैरामाउंट ने घोषणा की कि राइज ऑफ द बीस्ट्स ट्रांसफॉर्मर्स श्रृंखला की 3 नई किस्तों में से पहली होगी। मई 2023 में ये भी घोषणा की गई कि पैरामाउंट ट्रांसफॉर्मर्स और GI जो फ्रेंचाइजी के बीच एक क्रॉसओवर की योजना बना रहा है। राइज ऑफ द बीस्ट्स का अंत इस बात का संकेत देता है कि यह एक संभावित भविष्य हो सकता है जिसमें नोआ को GI जो में शामिल होने के लिए कहा जाता है। जुलाई 2023 में डी बोनावेंटुरा ने कहा कि हालांकि क्रॉसओवर फ्रेंचाइजी की पहली 5 किस्तों की निरंतरता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनका मानना था कि निरंतरता को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है क्योंकि कभी-कभी आप एक बेहतरीन विचार को नज़रअंदाज कर देते हैं। बाद में सिनेमाकॉन 2024 में क्रॉसओवर की आधिकारिक घोषणा की गई। उसी वर्ष जून में डेरेक कॉनोली को पटकथा लेखक के रूप में नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 में रामोस ने स्काई डांस पैरामाउंट विलय के कारण फिल्म की अनिश्चित स्थिति पर ध्यान दिया। 20 नवंबर 2024 को
एनिमेटेड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1 2024 के निराशाजनक प्रदर्शन के मद्देनजर हैस्ब्रो ने घोषणा की कि वे अब अपने उत्पादों के फिल्म रूपांतरणों के लिए सह वित्त पोषण नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स एक मीडिया फ्रेंचाइज है जिसे अमेरिकी खिलौना कंपनी हैस्ब्रो और जापानी खिलौना कंपनी ताकारा टॉमी द्वारा निर्मित किया गया है। यह मुख्य रूप से वीर ऑटोबॉट्स और खलनायक डिसेप्टिकॉन्स की कहानी है, जो दो एलियन रोबोट गुट हैं और आपस में युद्धरत हैं। ये रोबोट वाहन और जानवरों जैसे अन्य रूपों में रूपांतरित हो सकते हैं। इस फ्रेंचाइज में खिलौने, एनिमेशन, कॉमिक पुस्तकें, वीडियो गेम और फिल्में शामिल हैं। 2011 तक इसने 2 ट्रिलियन येन $25 बिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित किया था, जिससे ये अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली मीडिया फ्रेंचाइज में से एक बन गई। इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत 1984 में ट्रांसफॉर्मर्स टॉय लाइन से हुई, जिसमें ताकारा की डाइक्लॉन और माइक्रो चेंज टॉय लाइन के रूपांतरित होने वाले मेचा खिलौनों को पश्चिमी बाजारों के लिए नए नाम से पेश किया गया था। जनरेशन 1 G1 शब्द में एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला द ट्रांसफॉर्मर्स और इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला दोनों शामिल है, जिन्हें आगे जापानी, ब्रिटिश और कनाडाई स्पिन ऑफ में विभाजित किया गया है। इसके बाद जनरेशन 2 कॉमिक बुक और बीस्ट वॉर्स टीवी श्रृंखला जैसे सीक्वल आए, जो अपने आप में एक मिनी यूनिवर्स बन गया। जनरेशन 1 के पात्रों को 21वीं सदी में ड्रीम वेव प्रोडक्शंस 2001 से शुरू, IDW पब्लिशिंग 2005 और फिर 2019 में शुरू, और स्काई बाउंड एंटरटेनमेंट 2023 से शुरू की कॉमिक्स में कई बार रीबूट किया गया है। 20वीं सदी के दौरान और उसके बाद विभिन्न टॉय लाइनों पर आधारित कहानी के अन्य अवतार भी आए हैं। सबसे पहले रोबोट्स इन डिस्गाइज सीरीज आई, जिसके बाद 3 शो आर्माडा, एनर्जॉन और साइबरट्रॉन आए, जो मिलकर एक ही ब्रह्मांड बनाते हैं, जिसे यूनिक्रॉन ट्रिलॉजी कहा जाता है। 2007 में एक लाइव एक्शन फिल्म श्रृंखला शुरू हुई, जो पिछली सभी श्रृंखलाओं से अलग थी। जबकि ट्रांसफॉर्मर्स एनिमेटेड श्रृंखला ने जीवन कंटिन्यूटी, 2007 की लाइव एक्शन फिल्म और यूनिक्रॉन ट्रिलॉजी की अवधारणाओं को मिला दिया। 2010 के दशक के अधिकांश समय में रीबूट की लहर को कम करने के प्रयास में अलाइंड कंटिन्यूटी स्थापित की गई। 2018 में ट्रांसफॉर्मर्स साइबरवर्स का शुभारंभ हुआ, जो एक बार फिर पिछली सभी श्रृंखलाओं से अलग थी। 2018 में ही हैस्ब्रो ने ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन नामक एक अलग खिलौना श्रृंखला लॉन्च की, जिसमें 3 नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज शामिल थीं, जो 2020 से 2021 तक रिलीज हुई। एक अन्य श्रृंखला ट्रांसफॉर्मर्स अर्थ स्पार्क 2022 में शुरू हुई, जो पिछली सभी श्रृंखलाओं से अलग थी। 2024 की एनिमेटेड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1 एक बार फिर एक नई कंटिन्यूटी में घटित होती है। हालांकि 1983 में एक अलग और प्रतिस्पर्धी फ्रेंचाइजी शुरू हुई, लेकिन 1991 में टोका के अधिग्रहण के बाद टोका के गोबॉट्स हैस्ब्रो की बौद्धिक संपदा बन गए। इसके बाद एनिमेटेड सीरीज चैलेंज ऑफ द गोबॉट्स और फॉलोअप फिल्म गोबॉट्स बैटल ऑफ द रॉक लॉर्ड्स में चित्रित ब्रह्मांड को ट्रांसफॉर्मर्स मल्टीवर्स के भीतर एक वैकल्पिक ब्रह्मांड के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में इस फ्रेंचाइज का स्वामित्व हैस्ब्रो अमेरिका और शेष विश्व और टॉमी जापान के भीतर के बीच विभाजित है। कल्पना ट्रांसफॉर्मर्स जनरेशन 1 1984-1993 थे। मुख्य लेख ट्रांसफॉर्मर्स जनरेशन 1 और द ट्रांसफॉर्मर्स 1984-1987 टेलीविजन श्रृंखला 2014 तक इस्तेमाल किया जाने वाला क्लासिक ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी लोगो। ट्रांसफॉर्मर्स नंबर 3 के कवर पर स्पाइडरमैन मेगाट्रॉन से लड़ता है। जनरेशन 1 1984 और 1993 के बीच दिखाई देने वाले ट्रांसफॉर्मर्स पात्रों के लिए एक पूर्वव्यापी शब्द है। ट्रांसफॉर्मर्स की शुरुआत 1980 के दशक की जापानी खिलौना श्रृंखला माइक्रो चेंज और डाइक्लॉन से हुई। इनमें ऐसे रोबोट दिखाए गए जो रोजमर्रा के वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं या हथियारों में रूपांतरित हो सकते थे। हैस्ब्रो ने माइक्रो चेंज और डाइक्लॉन खिलौने खरीदे और ताकारा के साथ साझेदारी की। मार्वल कॉमिक्स को हैस्ब्रो द्वारा पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। प्रधान संपादक जिम शूटर ने एक समग्र कहानी लिखी और पात्रों को बनाने का कार्य लेखक डेनिस ओनील को सौंपा। ओनील के काम से नाखुश, हालांकि ओनील ने ही ऑप्टिमस प्राइम नाम दिया था, शूटर ने पात्रों को बनाने के लिए बॉब बुडियान्स्की को चुना। ट्रांसफॉर्मर्स मेचा को मुख्य रूप से शोजी कावामोरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो जापानी मेचा एनिमे फ्रेंचाइजी मैक्रॉस, जिसे उत्तरी अमेरिका में रोबोटेक फ्रेंचाइज में रूपांतरित किया गया था, के निर्माता थे।
कावामोरी ने 1980 के दशक की शुरुआत में डाइक्लॉन और मैक्रॉस फ्रैंचाइज पर काम करते हुए रूपांतरित मेच का विचार प्रस्तुत किया, जैसे मैक्रॉस और रोबोटेक में VF1 वाल्किरी। उनके डाइक्लॉन मेच ने बाद में ट्रांसफॉर्मर्स के लिए आधार प्रदान किया। जनरेशन 1 की प्राथमिक अवधारणा ये है कि वीर ऑप्टिमस प्राइम, खलनायक मेगाट्रॉन और उनके सर्वश्रेष्ठ सैनिक 1985 में जागने से पहले आर्क और नेमेसिस में प्राग ऐतिहासिक पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जब साइबरट्रॉन युद्ध के प्रभाव से तटस्थ क्षेत्र से होकर गुजर रहा होता है। मार्वल कॉमिक मूल रूप से मुख्य मार्वल ब्रह्मांड का हिस्सा थी, जिसमें स्पाइडरमैन और निक फ्यूरी की उपस्थिति के साथ साथ कुछ कैमियो भी थे, और साथ ही सैवेज लैंड की यात्रा भी शामिल थी। ट्रांसफॉर्मर्स टीवी सीरीज लगभग उसी समय शुरू हुई। सनबो प्रोडक्शंस और मार्वल प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित, बाद में हैस्ब्रो प्रोडक्शंस द्वारा। ये शुरू से ही बुडियान्स्की की बैक स्टोरी के विपरीत थी। टीवी सीरीज में ऑटोबॉट्स को नए ऊर्जा स्रोतों की खोज करते हुए और डिसेप्टिकॉन्स के हमले के दौरान क्रैश लैंडिंग करते हुए दिखाया गया है। मार्वल ने ऑटोबॉट्स को साइबरट्रॉन की ओर आ रहे एक दुष्ट क्षुद्र ग्रह को नष्ट करते हुए दिखाया है। टीवी सीरीज में शॉकवेव मेगाट्रॉन के प्रति वफादार है और उसकी अनुपस्थिति में साइबरट्रॉन को गतिरोध की स्थिति में रखता है, लेकिन कॉमिक बुक में वो डिसेप्टिकॉन्स की कमान संभालने का प्रयास करता है। टीवी श्रृंखला बुडियान्स्की द्वारा डायनोबोट्स के लिए बनाई गई उत्पत्ति से भी काफी भिन्न होगी। डिसेप्टिकॉन से ऑटोबोट बने जेटफायर, टीवी पर स्काईफायर के रूप में जाना जाता है, कंस्ट्रक्टिकॉन्स जो मिलकर डेवास्टेटर बनाते हैं, और ओमेगा सुप्रीम। मार्वल कॉमिक्स शुरू में स्थापित करती है कि प्राइम क्रिएशन मैट्रिक्स का उपयोग करता है, जो मशीनों को जीवन देता है। दूसरे सीजन में 2 भाग वाले एपिसोड द की टू वेक्टर सिग्मा ने प्राचीन वेक्टर सिग्मा कंप्यूटर का परिचय दिया, जिसने क्रिएशन मैट्रिक्स के समान मूल उद्देश्य ट्रांसफॉर्मर्स को जीवन देना को पूरा किया, और इसके संरक्षक अल्फा ट्रियॉन को भी। 1986 में कार्टून पर आधारित फिल्म द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी बनी, जिसकी कहानी 2005 में घटित होती है। इसमें मैट्रिक्स को ऑटोबॉट मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के रूप में प्रस्तुत किया गया, जब बुरी तरह घायल प्राइम इसे अल्ट्रा मैग्नस को देता है। हालांकि प्राइम की मृत्यु होते ही वह मैट्रिक्स को गिरा देता है, जिसे हॉट रॉड पकड़ लेता है, और बाद में फिल्म में रोडिमस प्राइम बन जाता है। ग्रहों को निगलने वाला ट्रांसफॉर्मर यूनिक्रॉन इसकी शक्ति से डरता है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त मेगाट्रॉन को गैल्वेट्रॉन के रूप में पुनः बनाता है। साथ ही बॉम्बशेल या स्काईवार्प साइक्लोनस बन जाता है, थंडर क्रैकर स्कर्स बन जाता है, और 2 अन्य इंसेक्टिकॉन स्कर्स के शिकारी स्वीप्स बन जाते हैं। अंततः रोडिमस प्राइम मैट्रिक्स को नष्ट कर देता है और यूनिक्रॉन को खत्म कर देता है। यूनाइटेड किंगडम में साप्ताहिक कॉमिक बुक में अमेरिकी पुनर्मुद्रणों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मूल सामग्री को शामिल किया गया था, और फिल्म ने बहुत सारी नई सामग्री प्रदान की। लेखक साइमन फर्मन ने समय यात्रा करने वाले गैल्वेट्रॉन से जुड़ी फिल्मों के स्पिन ऑफ के साथ कहानी को आगे बढ़ाया। फिल्म में गैल्वेट्रॉन के रूप में लियोनार्ड निमॉय, जैस के रूप में स्कैटमैन क्रॉथर्स, क्लिफ जंपर के रूप में केसी कासेम, यूनिक्रॉन के रूप में ऑर्सन वेल्स, और जंकियंस के नेता ब्रेगगार, हालांकि फिल्म में इसका नाम नहीं बताया गया, के रूप में एरिक आइडल ने अतिथि आवाजें दी। फिल्म के लिए ट्रांसफॉर्मर्स थीम ट्यून लायन द्वारा गाया गया था, और वियर्ड अल यांकोविक ने साउंड ट्रैक में एक गाना जोड़ा था। तीसरे सीजन में द मूवी की कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें यह खुलासा होता है कि क्विंटेशंस ने साइबरट्रॉन को एक कारखाने के रूप में इस्तेमाल किया था। उनके रोबोट विद्रोह कर देते हैं और समय के साथ श्रमिक ऑटोबोट्स बन जाते हैं और सैनिक डिसेप्टिकॉन्स बन जाते हैं। ये श्रृंखला के पहले 2 सीजन में प्रस्तुत पृष्ठभूमि के विपरीत प्रतीत होता है। ऑटोबोट्स ही रूपांतरण विकसित करते हैं। दर्शकों की भारी मांग के कारण तीसरे सीजन के अंत में ऑप्टिमस प्राइम को पुनर्जीवित किया जाता है और श्रृंखला 3 एपिसोड की कहानी के साथ समाप्त होती है। हालांकि श्रृंखला के जापानी प्रसारण में एक नए निर्मित ओवीए स्क्रैम्बल सिटी को शामिल किया गया था, इससे पहले कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से नई श्रृंखला बनाई जाए, जिसमें 1987 में अमेरिकी श्रृंखला के अंत को नजरअंदाज कर दिया गया। विस्तारित जापानी प्रसारण में द हेडमास्टर्स, सुपर गॉड मास्टर फोर्स, विक्ट्री और जोन शामिल थे। फिर सचित्र पत्रिका के रूप में बैटल स्टार्स, रिटर्न ऑफ कॉन्वॉय और ऑपरेशन कॉम्बिनेशन के रूप में। जैसे ही टीवी श्रृंखला समाप्त हो रही थी, मार्वल ने अपनी निरंतरता का विस्तार जारी रखा। यह फिल्म के उदाहरण का अनुसरण करते हुए प्राइम और मेगाट्रॉन को मार देता है। हालांकि यह वर्तमान समय में होता है। डिनोबोट नेता ग्रिमलॉक ऑटोबोट नेता के रूप में पदभार संभालता है। एक जीआई जो क्रॉसओवर और सीमित श्रृंखला द ट्रांसफॉर्मर्स हेडमास्टर्स थी,
जिसने नेबुलॉन ग्रह तक इसके दायरे को और विस्तारित किया। इसके बाद मुख्य शीर्षक में प्राइम को पावर मास्टर के रूप में पुनर्जीवित किया गया। यूनाइटेड किंगडम में पौराणिक कथा का विस्तार जारी रहा। प्राइमस को ट्रांसफॉर्मर्स के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने भौतिक शरीर साइबरट्रॉन ग्रह की सेवा करने और अपने शत्रु यूनिक्रॉन से लड़ने के लिए है। महिला ऑटोबॉट आरसी भी दिखाई दी। हालांकि कॉमिक बुक में कहा गया है कि ट्रांसफॉर्मर्स में लिंग की कोई अवधारणा नहीं थी। उसकी पृष्ठभूमि ये थी कि उसे ऑटोबॉट्स द्वारा मानव द्वारा लगाए गए लिंग भेद के आरोपों को शांत करने के लिए बनाया गया था। मेगाट्रॉन के दूसरे कमांडर साउंडवेव ने भी लेटर्स पेज में चौथी दीवार तोड़ते हुए कार्टून की निरंतरता की आलोचना की। इसे इतिहास का गलत चित्रण बताया। यूके में एक्शन फोर्स में भी एक क्रॉसओवर था, जो जीआई जो का यूके संस्करण था। कॉमिक बुक में पुनर्जीवित मेगाट्रॉन को दिखाया गया है, जिसे फरमान ने क्लोन के रूप में बदल दिया जब उन्होंने अमेरिकी कॉमिक बुक का कार्यभार संभाला, जिसमें मेगाट्रॉन को अभी भी मृत दिखाया गया था। अमेरिकी कॉमिक 1991 तक 80 अंकों तक चली और यूके कॉमिक 332 अंकों और कई वार्षिकों तक चली, जब तक कि इसे 20वीं सदी के अंत में ड्रीम वेव प्रोडक्शंस के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर दिया गया। 2009 में शाउट फैक्ट्री ने पूरी जीवन सीरीज को 16 डीवीडी बॉक्स सेट में रिलीज किया, जिसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप एडिशन कहा जाता है। उन्होंने यही सामग्री अलग अलग सीजन के रूप में भी रिलीज की। ट्रांसफॉर्मर्स जनरेशन 2 1993-1995। मुख्य लेख। ट्रांसफॉर्मर्स जनरेशन 2 1993 में जीआई जो कॉमिक के 5 अंक मार्वल के ट्रांसफॉर्मर्स की वापसी के लिए आधार बनेंगे, जिसमें नई 12 अंकों की श्रृंखला ट्रांसफॉर्मर्स जनरेशन 2 एक नई खिलौना लाइन का विपणन करने के लिए होगी। इस कहानी से पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मर्स मूल रूप से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते थे। हालांकि प्राइमस ने इसे रोक दिया था, क्योंकि इससे दुष्ट झुंड का जन्म हुआ था। हालांकि एक नया साम्राज्य, जो न तो ऑटोबॉट है और न ही डिसेप्टिकॉन, इसे वापस ला रहा है। हालांकि साल भर चलने वाली कहानी ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच गठबंधन के साथ समाप्त हुई। अंतिम पैनल में डिसेप्टिकॉन के पूर्वज लीज मैक्सिमो का परिचय दिया गया है। इस छोटे से रहस्य का समाधान 2001 और 2002 के ट्रांसफोर्स सम्मेलन तक नहीं हुआ, जब लेखक साइमन फरमान ने अपनी कहानी को विशेष लघु उपन्यास अलाइनमेंट में समाप्त किया। बीस्ट वॉर्स और बीस्ट मशीन्स 1996-2000। मुख्य लेख। बीस्ट वॉर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और बीस्ट मशीन्स। ये कहानी महान युद्ध के 300 साल बाद ऑप्टिमस प्राइमल के नेतृत्व में मैक्सिमल्स नए ऑटोबॉट्स और मेगाट्रॉन के नेतृत्व में प्रेडाकॉन्स के एक छोटे समूह पर केंद्रित है। ट्रांसवार्प अंतरिक्ष में एक खतरनाक पीछा करने के बाद मैक्सिमल और प्रेडाकॉन दोनों गुट पृथ्वी के समान एक आदिम असभ्य ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन इसके 2 चंद्रमा हैं और एनर्जॉन का खतरनाक स्तर मौजूद है, जिसे बाद में कृत्रिम दूसरे चंद्रमा के साथ प्राग ऐतिहासिक पृथ्वी के रूप में प्रकट किया जाता है, जो मूल ट्रांसफॉर्मर्स कार्टून के पहले एपिसोड से ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के निलंबित एनिमेशन में रहने के 4 मिलियन वर्ष के दौरान की घटना है। ये उन्हें निष्क्रियता में जाने से बचने के लिए जैविक पशु रूप धारण करने के लिए मजबूर करता है। इस पहले एपिसोड को लिखने के बाद बॉब फॉरवर्ड और लैरी डिटिलियो को G1 ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पता चला और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में इसके तत्वों का उपयोग करना शुरू कर दिया। कार्टून और मार्वल कॉमिक दोनों के कई संदर्भों के माध्यम से बीस्ट वॉर्स को जनरेशन 1 ब्रह्मांड के एक भाग के रूप में स्थापित किया। पहले सीजन के अंत तक ये पता चलता है कि दूसरे चंद्रमा और एनर्जॉन का निर्माण वोक नामक एक रहस्यमय एलियन जाति द्वारा किया गया था। बीस्ट वॉर्स में मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस प्राइम पर हमला किया, जो पीढ़ियों का एक टकराव था। दूसरे चंद्रमा के विनाश से रहस्यमय ऊर्जाएं निकलती हैं, जो कुछ पात्रों को ट्रांसमेटल बना देती हैं, और पता चलता है कि ये ग्रह प्रागैतिहासिक पृथ्वी है, जिससे आर्क की खोज होती है। मेगाट्रॉन मूल ऑप्टिमस प्राइम को मारने का प्रयास करता है, लेकिन तीसरे सीजन की शुरुआत में प्राइमल उसकी शक्ति को बचा लेता है। 2 सीजन की अगली श्रृंखला बीस्ट मशीन्स में साइबरट्रॉन की उत्पत्ति जैविक बताई जाती है, जिसे मेगाट्रॉन मिटाने का प्रयास करता है। बीस्ट वॉर्स के पहले सीजन के जापान में प्रसारित होने के बाद जापानियों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। दूसरा कनाडाई सीजन केवल 13 एपिसोड का था, जो जापानी टीवी पर प्रसारित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब तक तीसरा कनाडाई सीजन पूरा नहीं हो जाता, जिससे सीजन 2 में जोड़ने पर कुल 26 एपिसोड हो जाते, तब तक उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए
अपनी दो विशेष सेल एनिमेटेड सीरीज बीस्ट वॉर्स 2, जिसे बीस्ट वॉर्स सेकेंड भी कहा जाता है, और बीस्ट वॉर्स नियो का निर्माण किया। ड्रीमवेव ने बाद में खुलासा किया कि बीस्ट वॉर्स उनके जीवन ब्रह्मांड का भविष्य है, और 2006 की IDW कॉमिक बुक बीस्ट वॉर्स द गैदरिंग ने अंततः सीजन 3 के दौरान सेट की गई एक कहानी के भीतर जापानी सीरीज को कैनन के रूप में पुष्टि की। बीस्ट वॉर्स में जीवन कार्टून सीरीज और कॉमिक्स दोनों के तत्व शामिल थे। कार्टून से लिए गए तत्वों में महिला ट्रांसफॉर्मर्स, स्टार स्क्रीम की उपस्थिति जो द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी में गैल्वेट्रॉन द्वारा मारे जाने का जिक्र करता है, प्लाज्मा एनर्जी चैम्बर और वेक्टर सिग्मा की कुंजी की उपस्थिति शामिल हैं। ट्रांसफॉर्मर जहाज का नाम आर्क और 1984 का संदर्भ, जिस वर्ष जहाज पर सवार ट्रांसफॉर्मर्स को पुनर्जीवित किया गया था। रेवेज चरित्र का बुद्धिमान दिखाया जाना और साइबरट्रॉन का जैविक कोर होना, ये सभी तत्व कॉमिक्स से लिए गए हैं। 2011 में शाउट फैक्ट्री ने बीस्ट वॉर्स की पूरी श्रृंखला DVD पर रिलीज की। ड्रीमवेव प्रोडक्शंस 2001-2005। 2001 में ड्रीमवेव प्रोडक्शंस ने मार्वल से रूपांतरित वार्षिक कॉमिक्स का एक नया ब्रह्मांड शुरू किया, जिसमें एनिमेटेड के तत्व भी शामिल थे। ड्रीमवेव की कहानियों में ऑटोबॉट्स द्वारा पृथ्वी पर डिसेप्टिकॉन्स को हराने की अवधारणा थी, लेकिन 1997 में आर्क 2 पर साइबरट्रॉन की उनकी वापसी यात्रा शॉकवेव द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जो अब ग्रह का शासक है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है और इसे 2 6 अंकों की सीमित श्रृंखलाओं में फिर एक 10 अंकों की चल रही श्रृंखला में बताया गया। श्रृंखला में कुछ अतिरिक्त जटिलताएं भी जोड़ी गई हैं, जैसे कि सभी ट्रांसफॉर्मर्स का प्राइमस के अस्तित्व में विश्वास न करना, साइबरट्रॉनियन सरकार में भ्रष्टाचार जिसके कारण मेगाट्रॉन ने अपना युद्ध शुरू किया, और साइबरट्रॉन के लिए पृथ्वी का एक अज्ञात महत्व। ट्रांसफॉर्मर्स द वॉर विद इन की 3 सीमित श्रृंखलाएं भी प्रकाशित हुईं। ये महान युद्ध की शुरुआत में घटित होती हैं और प्राइम को ऑप्ट्रॉनिक्स नामक एक क्लर्क के रूप में दर्शाती हैं। बीस्ट वॉर्स को भी इस निरंतरता के भविष्य के रूप में पूर्वव्यापी रूप से बताया गया, जिसमें प्रोफाइल श्रृंखला मोर देन मीट्स द आई में प्रीडेकॉन मेगाट्रॉन को ड्रीमवेव के पात्रों का विवरण देने वाली ऐतिहासिक फाइलों को देखते हुए और मूल मेगाट्रॉन से अपना नाम लेते हुए दिखाया गया है। 2004 में इस वास्तविक जीवन ब्रह्मांड ने 3 उपन्यासों और एक डोर्लिंग किंडरस्ले गाइड को भी प्रेरित किया, जिसमें पात्रों के इन यूनिवर्स तत्वों पर चर्चा करते समय ड्रीमवेव को सच्ची निरंतरता के रूप में केंद्रित किया गया था। एक नए मोड़ में प्राइमस और यूनिक्रॉन भाई बहन हैं, जो पहले द वन के नाम से जाने जाते थे। आर्क के गायब होने के बाद घटित ट्रांसफॉर्मर्स माइक्रो मास्टर्स भी प्रकाशित हुई। 2005 में ड्रीमवेव के दिवालिया होने पर वास्तविक जीवन का ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। इससे जनरेशन 1 की कहानी अधूरी रह गई और द वॉर विद इन का तीसरा खंड आधा अधूरा रह गया। बीस्ट वॉर्स और बीस्ट मशीन्स के बीच सेट की गई कॉमिक बुक की योजनाएं भी अधूरी रह गईं। GI जो क्रॉसओवर 2003। इन वर्षों में जीवन पात्रों ने हैस्ब्रो की ही GI जो कंपनी के साथ क्रॉसओवर में भी भूमिका निभाई है, लेकिन मार्वल द्वारा प्रकाशित क्रॉसओवर उनकी मुख्य कहानी के अनुरूप थे, जबकि ड्रीमवेव और GI जो के प्रकाशक डेविल्स ड्यू पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित क्रॉसओवर अपने अपने अलग वास्तविक जीवन के ब्रह्मांडों में घटित होते हैं। डेविल्स ड्यू में आतंकवादी संगठन कोबरा कमांड ट्रांसफॉर्मर्स को ढूंढने और उन्हें पुनः सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार है। ड्रीमवेव के संस्करण में द्वितीय विश्व युद्ध के परिवेश में परिचित जीवन और GI जो पात्रों की पुनर्कल्पना की गई है और वर्तमान समय पर आधारित एक दूसरी सीमित श्रृंखला भी जारी की गई थी। हालांकि ड्रीमवेव के दिवालिया होने के कारण इसे एक ही अंक के बाद रद्द कर दिया गया था। डेविल्स ड्यू में कोबरा ने ट्रांसफॉर्मर्स को फिर से इंजीनियर करके उन्हें परिचित कोबरा वाहनों में बदल दिया और आगे मिनी सीरीज जारी की, जिनमें पात्रों को समय यात्रा करते हुए, सरपेंटर से लड़ते हुए और कोबराला और यूनिक्रॉन के संयुक्त खतरे का सामना करते हुए दिखाया गया। इस दौरान कोबरा ने डिसेप्टिकॉन्स के साथ हाथ मिलाया। IDW पब्लिशिंग ने अपने स्वयं के क्रॉसओवर में रुचि व्यक्त की है। IDW पब्लिशिंग 2005-2022। मुख्य लेख द ट्रांसफॉर्मर्स IDW पब्लिशिंग। अगले वर्ष IDW पब्लिशिंग ने विभिन्न सीमित श्रृंखलाओं और एक शॉर्ट कॉमिक्स के माध्यम से जीवन श्रृंखला को नए सिरे से पुनर्जीवित किया। इससे मार्वल और ड्रीमवेव कॉमिक्स के लंबे समय से लेखक रहे साइमन फरमैन को अल्टीमेट मार्वल की तरह निरंतरता की बाधाओं के बिना अपना खुद का ब्रह्मांड बनाने की अनुमति मिली। इस नई निरंतरता में मूल रूप से द ट्रांसफॉर्मर्स नामक एक कॉमिक बुक श्रृंखला और द ट्रांसफॉर्मर्स स्पॉटलाइट नामक एक सहयोगी श्रृंखला शामिल थी।
मुख्य श्रृंखला को कई कहानी भागों में विभाजित किया गया था। अंततः आईडीडब्ल्यू पब्लिशिंग की बिक्री में गिरावट के कारण श्रृंखला को एक नया रूप दिया गया। ऑल हेल मेगाट्रॉन से शुरू होकर श्रृंखला को एक नई दिशा दी गई, जिसमें मिनी सीरीज और स्पॉटलाइट प्रारूप को छोड़कर निरंतर कॉमिक्स प्रकाशित की गईं। 2012 तक श्रृंखला 3 निरंतर श्रृंखलाओं में विभाजित हो गई थी। द ट्रांसफॉर्मर्स, मोर देन मीट्स द आई, द ट्रांसफॉर्मर्स, रोबोट्स इन डिस्गाइज, जो बाद में 2015 में द ट्रांसफॉर्मर्स में बदल गया, और द ट्रांसफॉर्मर्स टिल ऑल आर वन। 2022 में ये घोषणा की गई कि आईडीडब्ल्यू ने ट्रांसफॉर्मर्स के प्रकाशन अधिकार खो दिए हैं। वैकल्पिक कहानियां जनवरी 2006 में हैस्ब्रो ट्रांसफॉर्मर्स कलेक्टर्स क्लब कॉमिक ने ट्रांसफॉर्मर्स क्लासिक्स टॉय लाइन पर आधारित एक कहानी लिखी, जो मार्वल कॉमिक्स ब्रह्मांड में सेट थी, लेकिन जनरेशन 2 कॉमिक को छोड़कर। मेगाट्रॉन के रैचेट के साथ आर्क में दुर्घटनाग्रस्त होने के 15 साल बाद क्लासिक्स बॉडी में पात्रों के साथ युद्ध जारी है। आईडीडब्ल्यू पब्लिशिंग ने 2006 में द ट्रांसफॉर्मर्स इवोल्यूशंस की शुरुआत की, जो मिनी सीरीज का एक संग्रह है जिसमें जीवन पात्रों को विभिन्न तरीकों से फिर से कल्पना और पुनर्व्याख्या की गई है। आज तक केवल एक मिनी सीरीज प्रकाशित हुई है, हार्ट्स ऑफ स्टील, जिसमें पात्रों को औद्योगिक क्रांति युग की पृष्ठभूमि में रखा गया है। इस श्रृंखला में देरी हुई क्योंकि हैस्ब्रो लाइव एक्शन फिल्म की रिलीज से पहले नए पाठकों को बहुत सारे काल्पनिक ब्रह्मांडों से भ्रमित नहीं करना चाहता था। हालांकि आईडीडब्ल्यू और मूल प्रकाशक मार्वल कॉमिक्स ने फिल्म के साथ साथ एवेंजर्स के साथ एक क्रॉसओवर कहानी की घोषणा की, जिसका शीर्षक न्यू एवेंजर्स / ट्रांसफॉर्मर्स था। कहानी सिमकारिया और लाटवेरिया की सीमाओं पर आधारित है, और इसका काल्पनिक ब्रह्मांड पहली 2 न्यू एवेंजर्स कहानियों के बीच, साथ ही आईडीडब्ल्यू के द ट्रांसफॉर्मर्स के इन्फिल्ट्रेशन और एस्केलेशन चरण के बीच स्थित है। आईडीडब्ल्यू के प्रधान संपादक क्रिस रायल ने संकेत दिया कि इसके कुछ तत्व मुख्य कहानियों में शामिल किए जा सकते हैं और एक सीक्वल संभव है। जून 2018 में यह घोषणा की गई कि स्टार ट्रेक और ट्रांसफॉर्मर्स क्रॉसओवर सितंबर 2018 में रिलीज होगा। ट्रांसफॉर्मर्स किस प्लेयर्स 2006-2007। ट्रांसफॉर्मर्स किस प्लेयर्स, जिसे संक्षेप में किस प्लेयर्स कहा जाता है, एक जापानी ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी है जो 2006 से 2007 में कलाकार और लेखक यूकी ओशिमा के नेतृत्व में शुरू हुई थी। ट्रांसफॉर्मर्स साइबरट्रॉन के समापन और लाइव एक्शन फिल्म के बीच ताकारा द्वारा जापान में जारी की गई एकमात्र ट्रांसफॉर्मर्स टॉयलाइन और फिक्शन होने के कारण ये उस समय देश में प्रभावी रूप से मुख्य ट्रांसफॉर्मर्स लाइन भी थी। ये जापानी जनरेशन 1 कार्टून निरंतरता में विशेष रूप से द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी और ट्रांसफॉर्मर्स 2010 के बीच के 5 साल के परिवेश में घटित होती है। इस सीरीज का नाम इसके विवादास्पद कॉन्सेप्ट से लिया गया है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स को इंसानी लड़कियों, जिन्हें किस प्लेयर्स कहा जाता है, द्वारा चूमे जाने पर पावर अप मिलते हैं। ये लड़कियां रोबोट्स के साथ जुड़ जाती हैं और उनके कारनामों में उनका साथ देती हैं। कहानी की शुरुआत 2003 में अर्थ डिफेंस कमांड (EDC) के गठन से होती है, जो मानव और ऑटोबॉट्स के संयुक्त प्रयास का हिस्सा था। उसी साल बाद में जब कॉस्मिक रस्ट नामक वायरस ने ऑटोबॉट्स को बुरी तरह प्रभावित किया, तो EDC ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिनालटेक प्रोजेक्ट शुरू किया। 2005 में जब रोडिमस प्राइम ने गैल्वेट्रॉन को यूनिक्रॉन से बाहर फेंका, तो वो अपने तय लक्ष्य थ्रुल ग्रह पर गिरने के बजाय पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ा। जापान के टोक्यो में गिरने पर डिसेप्टिकॉन नेता के प्रभाव से शहर तबाह हो गया और उसकी यूनिक्रॉन से उत्परिवर्तित कोशिकाएं पृथ्वी के वायुमंडल में फैल गईं। इस तबाही के बाद EDC का पुनर्जन्म एक ऐसे संगठन के रूप में हुआ जो सभी ट्रांसफॉर्मर्स को पृथ्वी से भगाने के लिए समर्पित था। इस संगठन ने साइबरटोनियनों के लिए ग्रह को निर्जन बनाने के लिए एक एंटी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र, जिसे पहले एनर्जॉन क्षेत्र कहा जाता था, का निर्माण किया और 48 रूपांतरित होने वाले रोबोटों की एक टीम बनाई, जिन्हें ऑटो रोपर्स के नाम से जाना जाता है, जो जापानी शब्द ऑटो और ट्रूपर का एक संयुक्त शब्द है, या अंग्रेजी में ऑटो ट्रूपर्स। मानव निर्मित कृत्रिम ट्रांसफॉर्मर्स का एक समूह है जो पृथ्वी रक्षा कमान की सेवा में शेष बचे किसी भी अन्य ट्रांसफॉर्मर्स से लड़ने के लिए काम करता है और उन युवा महिलाओं की भर्ती करता है जो कोशिकाओं से संक्रमित हो गई थीं और उन्हें किस प्लेयर संलयन क्षमताएं प्राप्त हो गई थीं, ताकि वे उनके साथ साझेदारी कर सकें। 3 मुख्य पात्रों में से एक मरिसा फेयरबॉर्न का युवा रूप था, जो EDC के खिलाफ प्रतिरोधक लड़ाकू के रूप में ऑप्टिमस प्राइम के साथ थी। ऑप्टिमस प्राइम की फिल्म में मृत्यु हो गई थी,
लेकिन उसी संगठन द्वारा उसके शरीर को बरामद कर एक नए डॉज रैम पिकअप ट्रक जैसे शरीर में पुनर्जीवित कर दिया गया था। टोक्यो के विनाश में अपनी भूमिका के अपराध बोध से व्याकुल रोडिमस ने ऑटोबॉट्स के तत्कालीन नेता पद से इस्तीफा दे दिया और अपने पुराने नाम हॉट रॉड को अपना लिया, ताकि वो अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी पर लौट सके। उसे उसकी जिद्दी साथी शाओशाओ ली द्वारा एक फोर्ड जीटी जैसी गाड़ी में फिट किया गया था। शाओशाओ ली चीनी मूल की लड़की थी और मरीसा की एक पुरानी दोस्त थी। वो ईडीसी की शीर्ष किस प्लेयर्स में से एक हुआ करती थी, जब तक कि उसे ये पता नहीं चला कि ईडीसी उसकी पीठ पीछे अन्य लड़कियों पर प्रयोग कर रहा है। फिर हॉट रॉड ने उसे बचाया और वो ईडीसी से लड़ने और अपने पुराने दोस्त से सुलह करने के लिए प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गई। अंत में जापानी मूल की अतारी हितोतो नारी, जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जीवित बचे होने के अपराध बोध से ग्रस्त होकर ईडीसी में भर्ती हो गई थी। वह जल्द ही अवसादग्रस्त और आत्मविनाशकारी हो गई। जब वो अपनी निराशावादी भावनाओं के बारे में खुलकर बोल रही थी, तभी उसकी मुलाकात ने4 नामक अपने साथी से हुई, जो माजदा RX-8 जैसी दिखने वाली एक ऑटो रोपर थी। ने4 भी उसी तरह की भावनाएं रखता था। हालांकि साथ बिताए समय के साथ उनके रिश्ते में बदलाव आया। हालांकि ये कथानक छोटी बच्चियों के लिए लक्षित प्रतीत होता है, लेकिन कहा जाता है कि ये श्रृंखला काफी बड़े वयस्क पुरुषों के लिए बनाई गई थी। खिलौनों पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की चेतावनी लिखी है और साथ में प्रकाशित मांगा का विषय बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। फ्रैंचाइजी में एक खिलौना श्रृंखला, एक साप्ताहिक रेडियो नाटक श्रृंखला जिसमें मरीसा के रूप में लीरियन, शाओशाओ के रूप में यूई कानो, अतारी के रूप में सतोमी अकेसाका और ने4 के रूप में केईजी हिराई सहित अन्य की आवाजें हैं, और एक 3 भाग मांगा शामिल है जो एक साथ उस श्रृंखला की कहानी बताते हैं जिसमें खिलौने और मांगा सभी ओशिमा द्वारा बनाए गए थे। 2007 के अंत में अपनी पहली कहानी के समापन के बाद किस प्लेयर्स अपने दूसरे और जाहिरा तौर पर अंतिम चरण किस प्लेयर्स पोजीशन में प्रवेश कर गया, जिसका फोकस स्पष्ट रूप से अधिक पीजी रेटेड थीम पर था। हालांकि इसमें अभी भी प्यारी लड़कियों का विषय प्रमुख था। इस बार किस प्लेयर्स एक पॉप आइडल गायन समूह है जो 3 लड़कियों और 3 मूल मिनी कैसेट ट्रांसफॉर्मर्स, ग्लिट, सुंडोर जो एक जासूस है और जो सहयोगियों और दुश्मनों दोनों के प्रति सहानुभूति दिखाती है, और रोसन्ना जो तीनों में से एकमात्र वीर है, से बना है। समूह का उद्देश्य 2005 की टोक्यो आपदा और उसके बाद ईडीसी के उत्थान और पतन के मद्देनजर मनुष्यों और ट्रांसफॉर्मर्स के बीच सकारात्मक संबंध और मित्रता को बढ़ावा देना है। वे समूह के रूप में अपनी वेशभूषा पर ईडीसी लोगो पहनते हैं, जो पुनर्जीवित संगठन द्वारा प्रायोजित या उसके जनसंपर्क विभाग के रूप में प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त उस समय ट्रांसफॉर्मर्स में ओशिमा का एक और महत्वपूर्ण योगदान डेंगे की हॉबी पत्रिका में प्रकाशित 1 पृष्ठ की कॉमिक इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन टेलीट्रान 15 गो में भी किस प्लेयर्स की कहानी से संबंधित कई संदर्भ थे। इनका मुख्य उद्देश्य श्रृंखला के शुभारंभ के समय पाठकों को किस प्लेयर्स की कहानी और पात्रों से परिचित कराना था। बाकी बात कर ले हाल ही में आई हुई इस मूवी के कलेक्शन के बारे में और इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस इस मूवी का रहा था जो कि हमें 2023 में देखने को मिली। उसमें बात कर ले इसके बजट के बारे में, तो बजट 100 से 150 मिलियन के बीच में इस मूवी का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 450 मिलियन तकरीबन पहुंच गया था, यानी सुपर हिट तो ये मूवी रही थी। बाकी अपकमिंग जो मूवी है उसकी अभी ऑफिशियल अपडेट या टीजर ट्रेलर पोस्टर आउट नहीं किया गया है। बाकी और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।